हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एजेंट आते हैं। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, एसिडिफायर्स एंड एसिड एंड कैथार्टिक्स। तो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होती है, जिसमें इसका यूज किया जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के दो डेफिनेशन है, यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सबसे पहला है GIT consists of a series of organs involved in the digestion of food, right from the ingestion of food to expulsion of waste या feces. Second is GIT is the pathway by which food enters in the body and solid waste are expelled. आप ये भी लिख सकते हैं. And third is the gastrointestinal tract is the tract from the mouth to anus which includes all the organs of the digestive system in human and other animals. Food taken in through the mouth and digested to extract nutrient and absorb energy and the waste expelled as feces. एंड GIT इंक्लूड्स, GIT में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ ऑरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम। या स्मॉल इंटेस्टाइन के आप लोग पार्ट भी याद रख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट भी। देन ईच ऑर्गन हैज़ डेफिनिट फंक्शनल रोल। हर एक यहाँ जो ऑर्गन है इसके कुछ कुछ अलग अलग फंक्शनल रोल होते हैं। व्हेन द फंक्शन ऑफ GIT इज इम्पेयर्ड, दैट इन दैट केस फॉलोइंग कंडीशन टेक्स प्लेस। उस केस में क्या क्या हो सकती है? पहला, एक्लोरहाइड्रिया, यानी कि स्टमक में एसिड का सिक्रीशन कम होना, इसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड इज हाइपर एसिडिटी, यानी कि एसिड का सिक्रीशन इंक्रीज होना। थर्ड इज इनसफिशिएंट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। एंड फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है? फोर्थ कंडीशन डायरिया हो सकती है। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, गैसेस, टॉक्सिक सब्सटेंस या इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, इन सब कारणों के वजह से डायरिया हो सकती है। And fifth is inadequate secretion of saliva, thereby making the food to swallow with difficulty. ये 5 कंडीशन ऐसे हैं जो कि जब GIT फंक्शन इम्पेयर्ड होती है तो ये सारी कंडीशन हो सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग द अबव कंडीशन टू देयर नॉर्मल स्टेट बाय वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। जब ये सारे कंडीशन डेवलप होंगे तो उसको नॉर्मल भी तो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन कौन से एजेंट यूज़ करेंगे वही हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है एसिडिफायर्स, देन है एंट एसिड एंड देन कैथार्टिक्स। तो फर्स्ट हम लोग एसिडिफायर से स्टार्ट करने वाले हैं। एसिडिफायर्स कब यूज़ होता है? तो एसिडिफायर्स आर द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज टू ट्रीट अ कंडीशन व्हेन द अब्सेंस या इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकर इन स्टमक, यानी कि जब हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। एसिडिफायर्स इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक व्हेन इंजेस्टेड, दस डिक्रीजिंग द स्टमक pH। एसिडिफायर्स 4 प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, यूरिनरी एसिडिफायर्स, सिस्टमिक एसिडिफायर्स एंड एसिड्स। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स का कब यूज़ होता है? pH को कंट्रोल करने के लिए, स्टमक pH को कंट्रोल करने के लिए, जब स्टमक में pH कम हो जाता है। एंड नॉर्मल pH रेंज जो होता है स्टमक का वो कितना होता है? 1.5 to 3.5। ये सारे वैल्यू में याद रखने पड़ेंगे। यूरिनरी एसिडिफायर्स, इसका कंट्रोल यूरिन के pH को कम ज़्यादा बढ़ाने के लिए। एसिडिफायर्स है तो ऑफकोर्स pH बढ़ाएंगे। और नॉर्मल pH रेंज जो होता है यूरिन का वो कितना होता है? वो 4.5 to 8 होता है। एंड सिस्टमिक एसिडिफायर्स, यानी कि सिस्टम में अगर एसिड का सिक्रीशन यानी कि उसका pH अगर कम हो जाएगा तो उसको pH को कंट्रोल करेंगे। तो नॉर्मल pH जो रेंज होता है सिस्टमिक यानी कि ब्लड का pH देखेंगे हम लोग 7.35 to 7.45 होता है। देन एसिड्स, मोस्टली जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो होता है उसमें यूज़ होता है एसिड के pH को मेंटेन करने के लिए। एसिडिफायर्स के 2 कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, पहला अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे। मॉलिकुलर फार्मूला होता है NH4Cl एंड मॉलिकुलर वेट 53.5 ग्राम। इसके 6 सिनोनिम्स हैं जो हमें याद करने हैं, अमोनियम म्यूरिएट, एम क्लोर, सालमिएक, साल अमोनियक, साल्ट ऑफ अमोनिया
एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, वो याद होने चाहिए। एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl विथ अमोनिया। जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। एंड सेकेंड, ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ सोडियम क्लोराइड। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले अमोनिया सोडियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनेगा फर्स्ट में, देन अमोनिया को फिर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसके याद रखने हैं, 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, it is odorless and has cooling saline taste. It is hygroscopic nature. It is freely soluble in water but slightly soluble in alcohol. Its 0.8% weight by volume solution is isotonic with serum. In vapor form, it dissociates in ammonia and HCl. It is slightly soluble in water and mildly acidic. Chemical properties of ammonium chloride. इसमें 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखने। व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनाएगा। एंड सेकेंड इज़ व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्काली मेटल कार्बोनेट देन इट ऑल्सो अमोनिया प्रोड्यूस। एंड थर्ड इज़ व्हेन हीटेड अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तभी भी अमोनिया बनेगा। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अमोनिया जिसमें भी बन रहा है वो याद रखना है। एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसमें 8 इनकॉम्पैटिबिलिटी है जो कि याद करने मस्ट है। अमोनियम क्लोराइड इज़ इनकॉम्पैटिबल विथ कार्बोनेट्स। Second is it is incompatible with alkali metals. Third is with alkali earth metal. Fourth is with silver and lead salt. Fifth is potassium chlorate. And sixth is with ammonium nitrate. Seven is incompatible with bromine in trifluoride. And eight is with bromine pentafluoride. एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी के बाद टेस्ट फॉर प्योरिटी, इसमें हमें आर्सेनिक, सल्फेट, हैवी मेटल, आयरन, कैल्शियम एंड लॉस ऑफ ड्राइंग, ये 6 चीज़ों की प्योरिटी याद रखनी है। आर्सेनिक जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक इम्प्योर होता है, इसका 2 ppm से ज़्यादा इसमें इस कंपाउंड में 2 ppm से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए आर्सेनिक की। सल्फेट की इट शुड नॉट बी मोर देन 150 ppm। हैवी मेटल्स की इट शुड नॉट बी मोर देन 10 ppm। आयरन की नॉट मोर देन 20 pm। कैल्शियम की नॉट मोर देन 200 ppm। एंड लॉस ऑफ ड्राइंग में 1% लॉस होना चाहिए बस। नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिस भी रिएक्शन में अमोनिया रिलीज होगा वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये अमोनियम क्लोराइड है। देन स्टोरेज, अमोनियम क्लोराइड स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। वैसे हम लोग जो भी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं उसको स्टोरेज में यही याद रखना है कि वेल क्लोज्ड कंटेनर में उसे रखना है। नाउ डोज ऑफ अमोनियम क्लोराइड यूज्ड इन डिजीज़, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को हम लोग जो एसिडिफायर्स में यूज़ कर रहे हैं उसका कितना डोज यूज़ करना है। 3 to 6 ग्राम यूज डेली इन डिवाइडेड फॉर्म, यानी कि एक दिन में 3 से 6 ग्राम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम्स इन डिवाइडेड फॉर्म। यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का क्या क्या यूज़ है अदर देन एसिडिफायर्स उसको देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ सिस्टमिक एसिडिफायर्स, ये तो याद रखना ही रखना है। एंड सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड एज अ एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी इसका यूज होता है। थर्ड इज इट इज़ यूज्ड एज अ डायूरेटिक। थैंक्स एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे और एंटासिड भी स्टार्ट करेंगे।